ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे, आपकी शिकायतें, आप अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, हम सुनेंगे। गवर्नमेंट सुने ना सुने, हम बैठे हैं यहाँ पे। नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 3 लाइनें होती हैं हमारे पास, इस वक्त 3 कॉलर्स उस पर जमे हुए हैं। पहले हमारे कॉलर हैं लाहौर से रियाज अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पहचान लिया आपने जी? जी सर, बिल्कुल काफी टाइम हो गया। क्या हाल है रियाज भाई? हाँ जी, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी वो इलेक्शन के बाद से टाइम ही नहीं मिला। हम उस वक्त से वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को ही ढूंढ रहे हैं। सही है। वो आपको बताया था ना कि मेरी आदत होती है तहकीक करने की, पूरी पीछे से पीछे जाने की। जी जी। बस उसके पीछे लगे हुए हैं। तो बस अब कोई अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब बस ये है कि कौम के लिए एक बड़ा अहम पैगाम है कि वो खुसूसी तौर पे दुआ शुरू करें अपने लिए। अल्लाह ताला बेहतरी करता रहे मजीद। आजाद कश्मीर वालों ने देखें कैसा अच्छा काम किया, वो 3 रुपए यूनिट आ गया उनका। और ना कोई कराची से निकलता है, लाहौर वाले तो खैर वैसे ही नहीं निकलते। गर्मी भी तो बहुत है ना? हाँ, गर्मी में तो बाकी जी बिल्कुल। वो बल्कि अपना मसला ये हुआ कि वो जो है ना, हम लोगों का वो एज ऐसी होगी भी ना, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस वजह से हम लोगों को ज्यादा लग रही है। जो बात है वो असल बात हकीकत ये वो इसी तरह है सारी। क्योंकि अब मैं तो आप लोगों की आवाज सुन रहा हूँ, हमारी तो बहुत बुरा हाल है लोड शेडिंग का भी। इसलिए फिर आपका टाइम भी नहीं देख सकते थे, चले इसी बहाने। तो वो वही बात है ना, एक शेर है कि खाली दिल नहीं है जान भी है मंगना, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। तो ये ना जानों का नजराना दे के कुछ बेहतरी आएगी। मुझ समेत कौम ये ना समझे कि इस तरह बैठे बैठे उनका कोई हल निकल आएगा। चलें, आपने जैसे कहा दुआ कर सकते हैं हम लोग अपने, हमारे अमाल बेहतर हों, कौम की सूरत हाल बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से हसन अली सयानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब आवाज़ आ रही है? हसन साहब को 1-2 बार उनकी लाइन कटती है, फिर वो वापस हाँ मेरा ख्याल है हाँ वो वापस आएंगे। चलिए, फलक शेर साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? वैसे ही हैं सर जी। अच्छा, वैसे ही। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये अर्ज करनी थी कि वज़ीर-ए-आज़म को, प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट पेश की गई है कि चीनी माफिया, चीनी मिल मालकान को अगर सपोर्ट की इजाजत ना दी गई तो ये गरीब दिवालिया हो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने इन गरीबों का दर्द, इतना दर्द है प्राइम मिनिस्टर के दिल में इन गरीबों का, तो उन्होंने फौरन रिपोर्ट पे तलब किया कि सपोर्ट की इजाजत देने के लिए कमेटी बनाएं और इनसे ये तय करें कि ये रेट भी नहीं बढ़ाएंगे। तो 100 रुपए वाली चीनी 140 बेच के भी चीनी मिल मालकों के जो गरीब लोग हैं वो दिवालिया होने वाले हैं। ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर एक्सपोर्ट वीजा देने के लिए अब पर तोड़ रहे हैं। तो मेरा अर्ज ये है कि पिछली मरतबा भी जब इन्होंने एक्सपोर्ट वीजा ली थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, तो इन्होंने रिटर्न वादा किया था कि हम चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने चीनी 200 रुपये किलो तक बेची थी। आप लोग अब मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो किसी ने आज तक इनसे पूछा है कि आपने जो रिटर्न वादा पिछली मरतबा किया था उसका क्या बना? अब आप फिर ये इनको कह रहे हैं जी चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा कि ये चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे? तो आप तो लोग साथी हैं, तो आप ये प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि भाई जो पिछला वादा किया था उस पर क्या अमद हुआ, जो नया वादा सही बात है। वादा होता ही इसी वादा किया तो निभाना, वादा होता ही तोड़ने के लिए। बकौल एक आला सियासी शख्सियत वादे कुरान और हदीस तो नहीं। जी, चीनी माफिया का नहीं पता, लेकिन वजीर आजम साहब चीन चले 4 जून को। क्या बात? अच्छा है, मैं सीपैक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन चले सही है, नहीं करता। अगले हफ्ते जब जाएंगे वो तब बात होगी ना, उससे पहले नहीं हो सकती बात। ग्वाल मंडी तो याद आया यार, टिक्का खानदान की याद है। ऐसे ही है। नहीं, अगर इसमें आप बारबेक्यू टुनाइट कहते हैं तो फिर टिक्का उसके साथ जुड़ सकता है फिर भी। अच्छा, आगे बढ़े, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। इतना बुरा जोक नहीं था यार कि लाइव फोन ही ना उठाए बंदा। जी। अपनी खराबियों को पसे पुश डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। वाह। और ये जो इक्तदार के अंदर अशराफिया पहुंच जाती है, जब वो इक्तदार छिन जाता है उसके बाद स्क्रूटनी होती है उनकी, तो इक्तदार में आने से पहले स्क्रूटनी क्यों नहीं होती? और दूसरा ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे कई मरतबा जो है वो एहसन इकबाल साहब यकीन दानिया करा चुके हैं कि M6 मोटरवे जो सक्खर से हैदराबाद बनना है, उस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी अब तक, उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ।
उसके हवाले से आप थोड़ा आगाह करें अपने सामीन को। कामरान भाई, जिस तरह आप मुतवातिर इस प्रोग्राम में ये मामला उठाते हैं, ये हम बना के छोड़ेंगे। जब तक ये नहीं बनेगा ना, हम हर हफ्ते याद दिलाएंगे इनको कि भाई ये बहुत ही एक इंतहाई इशारा है और ये बनाना ज़रूरी है। नवाब शाह में क्या टेम्परेचर है इस वक्त? सर अभी 46 है। लोड शेडिंग का क्या हाल है? लोड शेडिंग सर बढ़ गई। पिछली दफा मैंने 8 घंटे बता दी तो सारे दोस्त मेरे गले में फिट हो गए कि भाई 16 घंटे थी, आपने 8 घंटे क्यों बताई। आपने वो तो आप चाहेंगे कि 46 टेम्परेचर में M6 मोटरवे पे मजदूर काम करें? यार वो तो नहीं सर, उनको बिल्कुल उनको जो है ठंडे मौसम में उनको रात की शिफ्ट में काम करवाया जाए। अच्छा, रोड की बात की तो M6 का मुझे नहीं पता, लेकिन एक और रोड के लिए लोन की अपैरेंटली मंजूरी हो गई है। आज शहबाज राना साहब की एक खबर आई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि $2 बिलियन का सीपैक रोड प्रोजेक्ट थाकोट रायकोट काराकोरम हाईवे सेक्शन को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से पहले उसकी मंजूरी हो गई है। अब हाँ, काफ़ी हैवी है यार, 2 बिलियन का रोड। वो तो शारा काराकोरम को रिवैम्प कर रहे हैं ना, कई ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। इंजीनियर आरियल खान क्वेटा से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बड़ी मेहरबानी। पहले शाहजेब साहब, आपको हमने सुना भी कोयटा में PLF में, तो आपके बड़े अच्छे ख्यालात थे, उसके लिए आप सारे टीचिंग पेश करते हैं। आपने बड़े जो ईमानदाराना अंदाज से अपने मौक़िफ़ को सामने रखा और मैं आपकी तवज्जो जो है वो एक अहम मौजू की तरफ जाना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने पिछले दिनों फैसला किया है कि उनका जो जामियात को, जिसमें हमारे पश्तून बलूच प्रोविंस के जामियात हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सिंध के, उनका जो बजट है वो उन्होंने बंद कर दिया है सूबाई जामियात को। और उनकी दलील वो ये दे रहे हैं कि 18वीं आईनी तनवीर के बाद जो है वो एजुकेशनल का जो सब्जेक्ट है वो डिवॉल्व हो गया है, तो अब जो सूबाई जामियात है उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत का है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सूबे में पिछले 3-4 सालों से हमारे हायर एजुकेशन का जो बजट है वो फ्रीज है। 2.5 अरब रुपये हमारे 10 यूनिवर्सिटीज रखे गए हैं और सिर्फ अगर आप हमारे कोयटा शहर की जो 3 जामियात है, जिसमें IT यूनिवर्सिटी है, जामिया बलूचिस्तान है और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी है, उनकी जो बजट है वो तकरीबन 5 अरब रुपये से ज़्यादा है। और इसी तरह हमारे इस वक्त जामिया बलूचिस्तान के जो मुलाजिम है उसके तकरीबन कोई 80 दिनों से असाल पे है, उनकी 4 से 5 महीनों की तनख्वाहें नहीं है। IT यूनिवर्सिटी में हमें तकरीबन 3 माह की तनख्वाहें आदि दी जा चुकी हैं और इस महीने की तनख्वाह का भी कोई अच्छा पता नहीं है। और अगर इस सूरत हाल में हायर एजुकेशन का बजट वो फेडरल से बंद होता है और सूबे हमारी जिम्मेदारी उठाने के तैयार नहीं है, तो अमलन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त सूबे में उनकी तादाद 10 है, वो बंद होने के करीब चली जाएगी। तो बराए मेहरबानी हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, भले ही वो फॉर्म 45 के या फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन आवाम की जिम्मेदारी ऊपर है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचाए। ऑलरेडी इस सूबे में इंसर्जेंसी चल रही है, पश्तून बलोच अक़वाम जो है वो अपने साइल और वसाइल के इख्तियार के हवाले से बड़े मुहताज है। तो अगर ये सूरत बनेगी तो ये तो हमारे तलबा के लिए, हमारे साथी के लिए, हमारे लोगों के लिए एक लम्हा फख्रिया होगा। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक क्राइसिस है, डिजास्टर है। हाँ, क्राइसिस नहीं है, एक तो पूरा वैसे ही एजुकेशन जो है ना, वो मैंने आपको बताया था, राहिला दुरानी है अब नई मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मैं जो सोच के आई थी कि चैलेंजेस हैं, ये उससे सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदतर है। ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन में भी बैठे हुए हैं, वो तनख्वाहें नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं। ये ब्यूटम्स हम गए थे, वो तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो तो चल रही है, लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, दूसरी हैं, नौजवान वहाँ का बहुत सख्त परेशान है कि क्या होगा, ये बंद करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक उसका इशू ये भी है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल दी सियासी बुनियादों पे। कल नहीं, सॉरी, पिछले जुमा भी तो कॉल आई थी ना, या बात हो रही थी, अब मतलब मुझे याद नहीं कि कहाँ बात हो रही थी, तो कहा कि यार हर जगह यूनिवर्सिटी खोल दी है। हाँ, सियासी बुनियादों पे कैंपस बना दिया, लेकिन अब फंड्स नहीं है और वहाँ पे दरस व तदरीस कितनी मुतासिर। जो 10 इन्होंने बताया जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसकी भी फंडिंग वफाक नहीं दे रहा, सूबा बोलेगा हमारे पास भी पैसे नहीं हैं, तो देखना चाहिए हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। वैसे बहुत दावे करें, खुलने की खबर बहुत अरसे से नहीं सुनी, यूनिवर्सिटियाँ ओपन होने की खबर आ जाती है, अब वो एक स्टेप ऊपर होती है। एक स्टेप
चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, उसका मज़ीद आपकी कॉल्स हम लेंगे। वेलकम बैक। आफ्ताब ताहिर साहब हैं रहीम यार खान से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वास्तुल्लाह साहब। जी जी। करार साहब। जी सर। सर नाराजगी माफ, मेरे पास तो सुफैद हैं। शाहजेब जिलानी साहब, आप सबको सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारे वार्ड की जो कदर रही 45 में अवाम की वार्ड की कोई कदर नहीं है बच्चा। 47 में उसको बर्बाद कर दिया। और दूसरी, मैं आप लोगों के तसल्लुत से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके मीडिया को भी, हम अपने पाकिस्तान के हुक्मरान वालों को भी, ये अता फलाना और हजूर की सुन्नत मुंह पे और सफेद झूठ बोले, इससे मुल्क के ऊपर कहर नाज़िल होगा कि नहीं होगा? जी। अगर ये लोग हमारे पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों, गरीबों के ऊपर टैक्स की भरमार करें, ये अपनी दौलत लिया के पाकिस्तान में छोड़ें, IMF की हमें क्या जरूरत है? एज मुसलमान ये हमारे हुक्मरान है, एटमी कुव्वत है हम, हमारे मुसलमान फलस्तीनियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है? मैं ज़रार खोड़ो, वास्तुल्लाह खान, शाहजेब जिलानी। और लाइन कट गई। ठीक है, उनका पॉइंट आ गया। बिल्कुल। हाँ, सही बात है, सही बात है। कोयटा से कौन है? रोहेल खान है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आप आज़ाद को पहले सलाम। अच्छा, मैं 2 इश्यूज पे बात करना चाहता हूँ जी। तो हायर एजुकेशन के हवाले से आर्यन खान ने भी अभी कुछ टाइम पहले बात की। यहाँ पे एजुकेशन अगर हम लोग सूबे को पुरान रखना चाहते हैं और एजुकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा लाजमी है, और अगर उसके फंड्स ना हो तो ये बहुत अलमिया है। तो हर दूसरे दिन जो है कोयटा का मेन सरियाब रोड है जिसपे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, वो हर दूसरे दिन बंद होती है। जब पूछते हैं तो कहते हैं कि असाका जो है उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, और वो बताते हैं कि उनकी तनख्वाह ही नहीं है। तो ये बड़ा जेन्युइन इशू है। मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर इस पे आप लोग एक प्रोग्राम कर ले तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल आपकी कॉल से भी लग रहा है, पिछली कॉल से भी, कि एक काफ़ी बड़ा इशू हो गया है। वैसे ही बलूचिस्तान की कवरेज होती नहीं है, कोशिश करेंगे इस पे हम लें, रेलेवेंट लोगों से लें, बात करें। है कि क्योंकि अब वफाक का भी इशू है, सूबाई इशू भी है, तो क्या बंदा HEC से बात यार, लेकिन डुप्लीकेशन सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, कई महकमे ऐसे हैं, मतलब मेरा ख्याल है दर्जन से जायद हैं जो विफाक भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी अपने पास रख रहा है, सूबे भी हैं, वो कहते हैं जी सूबों को हमने दे दिए महकमे, अब आपके पास कैपेसिटी नहीं डेवलप हो रही। सूबे कह रहे हैं कि भैया आप होल चार्ज हमें दें तो कैपेसिटी डेवलप हो। कोई इस तरह के मसाइल बीच में फंसा हुआ है ना ये मसला। हाँ, और अगर ये बेसिकली सरकारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन की जिम्मेदारी हैं, और अगर बजट के लाले पड़े हुए हैं और असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पे हैं, तो इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन कमीशन उसको क्या लपेट दिया जाए या लपेटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और देखो अगर बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहाँ पर ये मौजूदा CM, ये गवर्नमेंट बार बार ये कहते हैं कि हमें यूथ को एंगेज करना है, यूथ गुमराह ना हो, यूथ जो है वो प्रोपेगेंडे में ना आए, यूथ जो है वो मुहिब वतन बने। अब यूनिवर्सिटियों में अगर ये हाल होगा तो कैसे आप यूथ को एंगेज करेंगे? मतलब फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो किन कामों में लगे, क्या करें वो। तो बहरहाल आपकी ये सजेशन बहुत अच्छी है, ये हम वेलकम करते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते अपने प्रोग्राम में इस पर खुलकर हम बात करें। जी, फयाज खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक टॉपिक की तरफ लेके आऊँगा कि पहले BSc हुआ करता था कि BSc कर लें या BA कर लें, है ना, BCom कर लें, लेकिन अब उन्होंने जो है
ADS और ADC वगैरह इस टाइप की वो कि 16 जमात के बाद आपने को मिलेगी। तो 4 साल पे जो है वो पहले मास्टर बन जाता था, अब जो इन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म कर दिया। ये अभी तक जो है इस समझ नहीं आ रही लोगों को कि जिस तरह हमारी बच्ची है उसने ADC में दाखिला लिया। पहले तो किताबें का मसला था कि किताबें बड़ी मुश्किल से वो कॉलेज जाना, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, फिर कॉलेज में लिया तो कॉलेज वाले ये कहते थे कि जो किताबें अभी आएंगी, अभी सेटिंग नहीं की, अभी यूनिवर्सिटी ने सेटअप नहीं किया। बड़ी मुश्किल के बाद फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, अब सेकेंड ईयर का पता नहीं अब रिजल्ट कब आएगा। तो कराची यूनिवर्सिटी में जो है ये क्या मतलब क्यों मास्टर की डिग्री उसी तरीके से सेम चलाए ना, जैसे पहले ग्रेजुएशन होता था, एक सैंपल ग्रेजुएट हो जाता था आदमी, अब मास्टर चारों करेंगे। अब इससे ये हो जाएगा कि ग्रेजुएशन जो बच्चा जो है वो पास नहीं कर सकेगा, ज़्यादातर जो है ना वो 4 साल जो है लगातार उसके पास वसाइल नहीं होंगे या अपना टाइम नहीं होगा, फैसले प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा। अब तो वो इंटर ही पास ज़्यादातर बच्चे होंगे, तो हुकूमत इस तरफ गवर्नमेंट को जो भी पाकिस्तान में जहाँ जाते जी वो ये ग्रेजुएशन के सिस्टम वापस लेके आए जनाब। और दूसरा ये सेकेंडली में वो आ रहे वक्त आ रही है तो इसलिए जो कराची के लोगों के लिए इतनी दूर मंडी लगा दी है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई पब्लिक जिसने जाना हो वो क्या टैक्सी में जाएगा या फिर सही है, ठीक है। ये हाँ, दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हुकूमत कहती है कि जी शहर इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि मंडी जहाँ भी लगाएंगे 20 साल बाद वही जगह शहर बन जाएगी। तो ये तो खैर मजबूरी है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि पहले 2 साल का प्रोग्राम था, अब 4 साल का प्रोग्राम है। बात यह है कि हम नकारी तो कर लेते हैं कि जी चूँकि इंटरनेशनली इस तरह का कोई फैशन है तो हम भी ये कर लें, लेकिन नकाली के जो नखरे हैं उनको पूरा करने के फिर हमारे पास वसाइल नहीं होते और फिर क्वालिटी गिरती है। और मैं ख़ुद देखता हूँ कि 2 साल का 4 साल का हो गया, फिर बीच में 3 साल का हो गया, फिर 4 साल का हो गया। अच्छा, इसके पीछे ये भी है कि जो फीसें 2 साल में देनी है और डिग्री मिल जानी है, ऐसा क्यों आराम से क्यों छोड़ दें, तो उसी को 4 साल खींच दें। खींच तो दें, लेकिन आप मज़ीद क्या दे रहे हैं जो 2 साल में नहीं दे पाए। इम्तियाज़ हुसैन कराची से जी। हाँ सर, इम्तियाज़ हुसैन कराची से। आप तीनों को अदब से सलाम और बहुत सारी दुआएं आपकी अहल के लिए। छोटी सी एक बात अर्ज करनी थी, ये जो सूरज निकलता है पूरी दुनिया में, तो ये सूरज तो एक ही है ना, अल्लाह मियाँ का है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सोलर पैनल लगाने वालों को रियायत दी जाए, ना कि कोई टैक्स या कुछ और लेने के चक्कर में पड़े। और दूसरी बात, पेट्रोल महंगा कर देते और सस्ता कर देते हैं, अच्छी बात है, मगर गवर्नमेंट का डंडा इतना मजबूत होना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता हो तो और चीजें भी सस्ती कराई जाए। इतनी गुर्बत है उसतुल्लाह साहब, मैं तो ग्राउंड का बंदा हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ। यकीन करें, लोग 100 रुपए दे के ना 1000 रुपए की चीज खरीदने के लिए इस तरीके से मतलब दुकानदारों से कि बस आंखों में आंसू आ जाता है। वो करे तो क्या करे, इतनी बेबसी है आवाम के अंदर। आप लोग भी जानते ही होंगे, तो अफसोस होता है। रिलीफ देना चाहिए, आवाम भी कसूरवार है। सोलर पैनल में रियायत दी जाए। ये आपका जो है वो ऑब्वियसली ये जो आपका सोलर पैनल का जो इशू है, हाँ ये अपनी जगह, लेकिन ये जो दूसरी जो बात है डीजल की, पेट्रोल की ज़्यादा मेरा ख्याल डीजल पे बात आती है। जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो महंगाई होती है, कीमतें नीचे जाती हैं तो कभी डीजल की कीमत नीचे जाती है तो कभी मैंने ये नहीं देखा कि माल सस्ता हुआ। किराए कम नहीं होते, जो बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं ना इन्फ्लेशन इज स्टिकी अपवर्ड्स। एक दफ़ा चली गई तो वहाँ पे फंस जाती है, फिर ऊपर ही जाती है। जहाँ तक इन्होंने सोलर पैनल की बात की, वो तो हम जानते हैं कि उसकी प्राइस काफ़ी ड्रास्टिकली कम हुई है, ठीक है ना। पहले उसका एक वजह ये भी कि पहले बहुत महंगा था गैर ज़रूरी तौर पे, अब उसकी प्राइस जो है वो पहुंच में लोगों के आ रही है। ठकाठक इस वक्त बिक रहे हैं सोलर पैनल, मज़ीद सस्ते होंगे जैसे आगे हम चलेंगे। अब ये हम नहीं कह सकते कि हुकूमत को सब्सिडाइज करना चाहिए, ज़ाहिर है सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे है तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे आपने कहा कि सस्ते ही हो रहे हैं। वक्फा लेना है, ओके वक्फा लेना। उबैदुल्लाह खान साहब पिशीन से, अस्सलाम वालेकुम जी। पिशीन से बात कर रहा हूँ। एक अहम इशू है, हमारे यहाँ पुलिस ने बड़ी सख्ती की है
ये हमारे यहाँ ज़िले में और बाकी हमारे अजला में ये काबली गाड़ियाँ में से कहते हैं, ये एनसीपी गाड़ियाँ होती हैं जो आम आवाम इस्तेमाल करते हैं और कोयटा के अलावा ये सूबे की दीगर तमाम अजला में मौजूद है। लेकिन अब सरकार ने इससे बड़ी सख्ती की है और ये हालांकि पाटा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज थे जिसके लिए सरताज अजीज साहब की कमेटी बनी थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इन इलाकों में जो गाड़ियां हैं उन पर टैक्सेस नहीं होंगे, जो FBR के टैक्सेस हैं या बाकी कस्टम और एक्साइज के टैक्सेस है। लेकिन अब इस पे उन्होंने बड़ी सख्ती की है और हमारे हजारों लाखों आवाम इस कारोबार से मुंसलिक है, खासकर ये ईरानी तेल के कारोबार से और ये काबली गाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं अपनी इस्तिलाह में। तो इस पे सरकार ने सख्ती की है। हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कि वैसे भी हमारे सूबे में ज़राअत तकरीबन ख़त्म हो चुका है, 8-8 घंटे हमें बिजली दी जाती है, तकरीबन 16 घंटे हमारी लोड शेडिंग होती है। जिम्मेदार एक्शन कमेटी ने इस पर बड़ा एहतजाज किया और उस पर फिर वज़ीर आला ने कहा कि हम इसको सोलराइजेशन करेंगे। लेकिन अब काबली गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं और सितम ज़रीफ़ी तो फिर ये है कि जितने आला हुकाम हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो FC के हैं, चाहे बाकी हैं, वो सब के सब ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ओरिजिनल पाकिस्तानी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खुद तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम को इस पे रोक रहे हैं और हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को लाने के लिए। दूर दराज हमारे इलाके हैं और तो इस के लिए हम 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख की गाड़ियाँ तो नहीं खरीद सकते। चाहिए मतलब कानून अपना अपना ना, कानून आपके लिए मेरे लिए नहीं है। दरख्वास्त है कि ये पुलिस वाले जो है ये नाजायज तंग करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। काबुली गाड़ियाँ ईरानी तेल, ठीक है ना, गाड़ियाँ ईरानी है और ये हमारे बॉर्डर है जापानी। हाँ ना कहाँ चले मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पहले मुझे ये बात लगी जैसे ये कह रहे हैं कि स्मगलिंग को और बॉर्डर को खुला डुला ही रखें, लेकिन फिर जो उन्होंने वो तजाद बताया ना, ये तजाद ही कि अशराफिया जो है वो उससे बेनिफिट करे और आम आदमी जो है वो उसके लिए वो खिलाफ कानून है। तो जो बॉर्डर स्मगलिंग है ये मतलब ऐसे तो नहीं होती ना। हाँ, लेकिन अब इनकी बात को कौन सुनेगा? कानून ज़्यादातर अशराफिया ही बनाती है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए। सर देखें अगेन कल ही क्या बात हो रही थी, ICC पे बात हो रही थी ना, तो करीम खान जो है प्रोसिक्यूटर, उनको क्या कहा था कि यार ये जो हमने आलमी अदालत बनाई है ये तो हमने पुतिन और ये अफ्रीकनों के लिए बनाई है यार, हम अपने लिए हम कानून बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते भाई, आपके लिए बनाते हैं। तो फिर लोगों तो पूरी दुनिया में यही है, लोगों के दिल जलेंगे ना, फिर जाहिर है ना, जाहिर फिर वो बदजन होंगे। बिल्कुल। सो व्हाट, किसी को परवाह, किसको परवाह है? किसी को। ठीक है। इनायत शाह साहब हैं क्वेटा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सर बात करनी है उसतुल्लाह खान से। वो सुन रहे हैं, आप अर्ज करें, फरमाएं। आप खामोश हो जाएं, आप भी खामोश हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बात कीजिए। उसतुल्लाह खान साहब माद सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। सर ये उसतुल्लाह खान को BBC के दौर से सुन रहे हैं जब ये BBC लंदन में हुआ करता था। जी 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 आगे बोले। सर आगे हमारी मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैशत के हवाले से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सादा से उर्दू में बात करना चाह रहा हूँ सर। जरूर कीजिए, जल्दी कीजिए बात, आप शुरू हो जल्दी बात करना चाह रहा हूँ सर। पाकिस्तान 1947 से बना है, 1947 को बना है। तकरीबन हम पाकिस्तान जितने कर्जे ले चुके हैं सर जी, इसके पैसे किधर गए? यस, मैं मुजारबत पे काम करता हूँ तो लोगों के पैसे लेके उससे पैसा लेके उसको प्रॉफिट देता हूँ। पाकिस्तान कर्जे ले चुका है और कर्जे लेते गया तकरीबन 1947 से लेकर 2024 तक। इसके ये अमाउंट किधर गया और इसका मुनाफा किधर गया, ये मुझे समझा दे। पूरी मईशत के हवाले से उसतुल्लाह खान स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप बात समझ गए होंगे। ये पैसे किधर गए सर? बिल्कुल, पाकिस्तान को मजीद तरक्की करना चाहिए था। मैं जवाब आपकी तसल्ली का दे सकूं या ना दे सकूं, लेकिन आपने जितने आसान अल्फाज में एक आम आदमी जो बुनियादी सवाल उठा सकता है, आपने आज कूजे में दरिया बंद कर दिया है सिर्फ एक जुमले में कि वो पैसे जो आए थे वो किधर गए भाई? हिसाब दो यार पता है अब वो जो
पहले पैसे थे वो कहाँ गए उसका तो कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे पता है कि अब जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो हम कर्जा लेते हैं कर्जा अदा करने के लिए। ये साइकिल है, ये साइकिल है। ये कर्जा लेते हैं पिछला कर्जा उतारने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, हुकूमत का खर्च चलाने के लिए, ताकि नजर आए कि एक हुकूमत है जो चल रही है, किचन चलाने के लिए उसी में वो जा रहा है, हमारा नहीं किसी और का। और हम शायद वाहिद मुल्क हैं कि जब कर्जा मिलता है तो हम खुशी से कहते हैं IMF से $1 अरब मंजूर हो गए, UAE। अच्छा ये अब बड़ी घिसी पिटी बात हो गई है, क्योंकि ये कहानी शायद मैंने मेरा ख्याल है कि पिछले 9 सालों में कोई 1 दर्जन बार तो बताई है, लेकिन मैंने अपने कुछ रिश्तेदार होते थे वो ज़रा तक की बैंक से लोन लेते थे और प्राडो खरीदते थे। तो पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे ही किया है। तो इसमें क्या है? हमारे एक फैमिली के एक बड़े हैं, किसी ज़माने मैंने थोड़ा बैंक से कर्ज लिया था कि मैं कुछ घर वर बनाऊँ, कुछ फ्लैट बनाऊँ। किस्तें इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कहा यार थोड़ा मैं बेचने की कोशिश कर रहा था कोविड के टाइम पे। तो मैं हर जगह किसी से कह रहा यार कोई है फ्लैट, तो उन्होंने कहा बाबा मसलो छाए मचम सही हो फ्लैट आओ विकण बाबा जान छड़ाए, कर्ज माना मर्ज। मैंने कहा यार ये पुराने लोगों की ये बातें हैं ना, कर्ज माना मर्ज। बिल्कुल। और इस वक्त हम पूरे कौम जो है मर्ज में मुब्तला है ना, कैसे जान छोड़ेंगे। कोविड के दिनों में PTI हुकूमत ने शायद 10 बिलियन शायद $3 बिलियन के बराबर रकम जो है वो बांटी थी सनतकारों में कि आप जो नुकसान हो रहा है एक तो वो भरें और दूसरे अगर पुरानी मशीनरी रिप्लेस करना चाहें तो करें। तो एक केस जो है वो एक सनतकार का बनाया गया कि उसने एक नया जहाज़ खरीदा जी। अच्छा उससे पूछा छानबीन करने वालों ने, गालिबन नैब थी या कौन सा इदारा, कि भाई ये क्या किया आपने? कहने लगे पुराना था मेरे पास, मशीनरी है, रिप्लेस कर दिया। जो कर लो कल, जो आपने लिखा है मैंने वही। तो ये है। आतिफ मुर्तज़ा साहब है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। तमाम आप लोगों के क्या हाल चाल है? खैरियत है? सेट, आप बताएं। सेट, बिल्कुल सब सेट। सर एक तो जो तमाम आपके कॉलर्स है ना जो कोशिश करते रहते हैं, उनको मैं एक फ़ायदा बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में कॉल करने का। उससे होता ये है कि किसी भी बंदे जो आपके प्रोग्राम में कॉल करने के लिए डायल करता है उसको PTCL वाले ये बावर करा देते हैं कि वो मौजूद सारिफ है। ठीक है जी, वरना तो पता ही नहीं होता। ठीक है। जो दूसरी बात है जो मैं असल करना चाहता था वो ये है कि पिछले 1 हफ्ते से मेरे ख्याल में ये मारगला के ऊपर रोज आग लग रही है। राइट। इसके अलावा भी मरी में, जेलम में, बाकी जगहों का भी सुन रहे हैं। फिर आपको वो भी याद होगा कि 2022 में शीदानी फॉरेस्ट में, चिलोदा फॉरेस्ट में आग लगी थी। जी जी। वो कोई 20-22 दिन लगे थे बुझाने में। जी बिल्कुल। अब सर बात ये है कि ठीक है वो हमारे पास जहाज नहीं है। पहले तो ये सवाल उठता है क्यों नहीं है, चलो मान लिया नहीं है, सर दुनिया में तो होते हैं ना। अब वो शीदानी फॉरेस्ट वाला जो 22 दिन आग लगा था वो हमसे तो नहीं बुझा था, फिर हमने ईरान से जहाज मंगवाया था, वो किसी ने लेजान करके, और आई थिंक 2 दिन में वो बुझ गई थी या 1 दिन में बुझ गई। ऐसा ही है। तो ये जहाज जो है रेंट पे भी मेरे ख्याल में अवेलेबल होते होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी करती होंगी अवेलेबल, कोई पैसे शैसे लेके आपसे। तो हम क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते? मतलब है कि ठीक है हमारे पास नहीं है, मान लिया, लेकिन मंगवा तो सकते हैं ना। मतलब है वो हेलीकॉप्टर बेचारा जो होता है ना, उसके ऊपर एक बकेट लगती है, उसमें कितना पानी आता होगा। एक्चुअली ये 2-4 दिन से चल रहा है मामला, और शुरू में उन्होंने यही किया। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी हेलीकॉप्टर लिया, रावल डैम से बकेट्स भर के कर रहे थे। और पहले ये इंप्रेशन था कि जहाज होता है, नहीं, पहले ये इंप्रेशन था कि इस लेवल की काबू पा लिया गया है, लेकिन आज के जो इमेजेस आए हैं वो उसमें तो उनको ये करना पड़ेगा। ये चीज़ कम नहीं होगी, ये चीज़ बढ़ेगी। अभी इस वक्त दिल्ली में अगर हम खित्ते की बात करें 52 डिग्रीज है यार। नोएडा में एक अपार्टमेंट के बाहर के एयर कंडीशनर यूनिट को आग लग गई, पूरे अपार्टमेंट में आग फैल गई। मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूँ यहाँ पर। मरगला की जो इन्होंने बात की, तो आज मेरे कुछ बड़े दोस्त हैं जो इस्लामाबाद में, वो तस्वीरें मुझे भेज रहे हैं। फैसल मस्जिद के पीछे आग लगी हुई है, और सबका यही सवाल है जो अभी आतिफ भाई पूछ रहे हैं कि वो जहाज अभी यार वो जहाज बाहर से क्यों नहीं अच्छा लिया? ये जो हेलीकॉप्टर है ना यार, हेलीकॉप्टर्स आर नॉट यूजफुल फॉर दिस जॉब, बिकॉज एक तो
गर्मी जा रही होती है, ऊपर धुआं जा रहा होता है, हेलीकॉप्टर कोई इतनी कोई मतलब एक ठीक ठाक नाजुक चीज़ है। वो जैसे उन्होंने कहा बाल्टी भर के आप कितना पानी गिराओगे, क्या कर लोगे, थूक लोगे ऊपर से, मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला। वैसे वी डोंट नो, हो सकता है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फायर लग रही है कैपिटल में आपके, हो सकता बड़ी भी है और रेगुलरली भी हो रही है। देखें अब सिर्फ कैपिटल में हो तो वो करें ना तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के आपके पास परमानेंटली आपको अब चाहिए। वैसे भी आपके पास जंगलात नहीं है यार, वो भी जल जाए। हमारे पास रिफ्यूलिंग वाले जहाज तो हैं जी ऑफ कोर्स, हाँ, लेकिन आग बुझाने वाले नहीं। उन्होंने पानी भर के पाइप की तरह नीचे फेंक। हाँ, सॉरी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, तब तक हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपकी कॉल्स एक ब्रेक के बाद फिर लेंगे। वेलकम बैक। और आपको एक अहम तरीन खबर सुनाते हैं कि जब आपने टंकी भरवा ली उसके बाद मैंने टंकी भरवाई है, हो सकता है आपने ना भरवाई हो। 15 रुपये डीजल पेट्रोल कम हुआ है, 8 रुपये डीजल कम हुआ है। और जैसे मेरा ख्याल है कौन से भाई अभी कॉल करके हमें पूछ भी रहे थे ना यार कि जब भी कम होती है महंगाई तो कम नहीं होती, जब बढ़ती है तो कहते हैं कि सर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया है, अब हर एक चीज़ ऊपर हो जाएगी। लेकिन छोटी सी एक खुशी की खबर आई है, उस पर भी पानी फेरने की यार तुम मतलब यार अगर मरगला पे हम पानी नहीं फेर सकते तो मैं यार अभी देखो 15 दिन के लिए ही सही, 15 अभी अगर बढ़ाया होता तो शुरू हो जाते, पेट्रोल बम गिर गया, वहां पे ये हो गया। मैंने तो कम किया है तो शुक्र करना चाहिए, कम से कम 15 दिन शुक्र है यार। 15 दिन तो थैंक यू whoever has done it। अब महंगाई को कम करो। एनीवे सॉरी, मोइन एजाज साहब हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी सरार भाई, आपको भाई, साजिद भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट वीक किसी भाई ने कॉल की थी, एक इसकी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, रेमेडिक्स प्रोग्राम, सोनी धरती के नाम से। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ कम आ रही है। आपकी आवाज़ कम आ रही है जी। जी लास्ट हुकूमत ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया था, रेमिटेंस प्रोग्राम, सोनी धरती के नाम, रेमिटेंस प्रोग्राम जी। तो वो तकरीबन कोई 7-8 महीने हो गए वो ऐप उनके सामने कर रही है। अब ट्राई टू रीच आउट टू देम, ईमेल पे उनको कॉल्स वगैरह किए हैं, तो उस पर कोई सेटिस्फैक्ट्री जो है उनका कोई रिस्पांस नहीं है। तो अगर हो सके तो काइंडली इस पर अगर आवाज़ उठा सकें। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द राइट फोरम, बट क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ तो आई थॉट दिस विल बी द ठीक है मोहित साहब, एक्चुअली थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस, क्योंकि ये हम बिल्कुल भूल गए थे। हाँ, ये पहले भी कॉल्स आई हैं, उस वक्त हमने कहा था कि यार इस पर कुछ करना चाहिए। ऐप का नाम याद है आपको? वो तो पता लग जाएगा। जी सोनी धरती। ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं जल्दी से, नोट करें। मैं और नोट करूंगा, व्हाट्सएप फॉलो अप करेंगे। आखिरी बस एक आध मिनट है, जल्दी से ले लेते हैं कॉल। हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आप तीनों को सलाम हो जी। अच्छा, आपका टीवी चल रहा है शायद। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोले टीवी बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, आपके पास टाइम कम है। अच्छा, मैंने बोला कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम में अवैस लगारी साहब आए थे आपके प्रोग्राम में जी। तो वो आईपीपी के प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, जो एनर्जी के बारे में। जी। तो वो बोल रहे थे कि हमारे सिस्टम में 30 से 35 हजार मेगावाट लाइट पैदा करने की है, लेकिन हमारा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको। अब उसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक बात यह कि 30 से 35 हजार मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं, हमारा सिस्टम उठा नहीं सकता है। चलो उस बात को हम अगर उठा नहीं सकता है, 20 से 25 हजार मेगावाट हमारी जो यूज हो रही है, तो उसमें हम आईपीपी को तो फुल कैपेसिटी दे रहे हैं ना, जो हमें पेमेंट कैपेसिटी चार्जेस में। लेकिन गुज़िश्ता 15 साल से पूरे पाकिस्तान में, देहात में, चाहे कराची के शहरों में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अगर हम वो पैसे उन लोगों को दे रहे तो गरीब को लाइट क्यों नहीं दे रहे? बकौल अगर इनके लाइट अगर चोरी भी हो रही है ना, तो वो गरीब को चाहे फायदा हो ना। वही पैसे अगर ये प्लांट बंद करके वो पेट्रोल या एनर्जी का पैसा बचा के पीछे से किकबैक ले, आपस में पैसे ले, लेकिन आवाम को सहूलत नहीं मिल रही है। अभी जो 15 रुपए यूनिट था 2 साल पहले, अभी 50 से 60 रुपए यूनिट हो गया, कमर्शियल 80 रुपए हो गया। तो ये मैं समझा देना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को और आपके लोगों की तरफ से। ठीक नहीं, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं प्रदीप साहब। सवाल हमारा भी उनसे तकरीबन यही था। और चलिए अब टाइम ख़त्म हो गया शायद। हाँ, ये बिजली का आंकड़ा है ना, ये चलता रहेगा, एक गड़बड़ घोटाला है। लेकिन फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। आपसे लेंगे इजाज़त, आपसे अब मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।